ओके, तो आज का जो टॉपिक है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसमें भी हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्रीक्वेंसी और हाउ ऑफन एन इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमें आउटकम्स की ना फ्रीक्वेंसी के जरिए से बताया जाएगा कि वो कितनी दफा अकर हो रहे हैं, और फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की मदद से हम ये बता सकते हैं कि उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक सर्वे में 100 पीपल वर आस्क्ड हाउ मेनी मील्स दे ईट ईच डे। तो अब नंबर ऑफ मील्स और इसी तरह से वो जो 100 लोग थे उनको फ्रीक्वेंसी के तौर पर एक डेटा में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो नंबर ऑफ मील्स 1, 2, 3 एंड 4। 6 लोगों ने कहा कि वो दिन में सिर्फ एक मील लेते हैं। 23 ने कहा कि 2 मील लेते हैं। 56 3 एंड 14 4। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ चूजिंग अ पर्सन हु ईट्स 3 मील्स अ डे। तो एक ये कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है of choosing a person amongst these 100 people who eats 3 meals a day। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल विद 3 मील्स वो कितने हैं। तो वो हमें डेटा से नजर आ रहा है कि वो 56 है। अच्छा, इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने जिन पे ये सर्वे किया गया था वो थे 100। तो अब आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, एक मिनट अलार्म होगा। तो हम ये देख रहे थे कि एक सर्वे किया गया 100 पीपल पे, और ये बात चेक की गई कि उनमें से कितने लोग हैं जो दिन में 1 मील, 2 मील, 3 मील्स और 4 मील्स लेते हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब हमें ये कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीपल हु ईट 3 मील्स अ डे। हमने देखा कि यहाँ पर 3 मील्स लेने वाले जो लोग हैं ना वो 56 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 100 है। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना 3 मील्स की, तो वो हमें मिल जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 100 से। इससे हमें 3 मील्स वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह ये कह रहे हैं कि एन एडिशनल 75 people are asked the survey how many of these 75 people would you expect to eat 3 meals a day। तो अब ये जो एडिशनल 75 लोगों से सर्वे किया गया ना, तो उनमें से कितने लोग होंगे जो कि 3 मील्स अ डे लेंगे। तो हमें ये पता है कि जो 3 मील्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे पास है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 56/100। अच्छा, अब जो टोटल लोग सर्वे किए जा रहे हैं वो 75 है। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ पीपल विद 3 मील्स वो कितने होंगे, यानी इनमें से फेवरेबल कितने होंगे। हम ये करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी को इक्वेट करेंगे फेवरेबल इवेंट्स और डिवाइडेड बाय द न्यू टोटल। तो इसका मतलब होगा कि 56/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से। तो यहाँ से आपको आंसर 42 मिल जाएगा। तो 100 में से 56 थे, तो 75 में से 42 हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम इस 75 के नंबर को, टोटल नंबर को चेंज करें, किसी भी नंबर में से ये 3 मील्स वाले निकालना चाहें, तो वो फिर हम इस प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से ना, इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम उसको फाइंड करके बता सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिससे रिलेटेड जो है ना अब
हमें कुछ क्वेश्चन जो है ना वो और देखने होंगे. Probability that Jim plays in the next match is 0.7. If Jim plays in the match, the probability of his team winning is 0.8. If Jim does not play in the match, the probability of his team winning is 0.6. Complete the tree diagram. ठीक, तो अब इस ट्री डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले जिम प्लेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये सेकंड लाइन में हमें गिवन है ना. द प्रोबेबिलिटी दैट जिम प्लेस इन द नेक्स्ट मैच इज 0.7. ठीक है, तो जिम प्लेस, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है. जिम डज नॉट प्ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 minus 0.7. जी, तो ये हो जाएगी 0.3. ओके, जिम प्लेस एंड हिज टीम विंस, तो टीम विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और टीम डज नॉट विन की कितनी होगी? वन में से हम 0.8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.2 टीम डज नॉट विन की आ जाएगी. अच्छा, जिम डज नॉट प्ले एंड टीम विंस, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है. 0.4. जी, तो ये 0.4 हो जाएगा. तो इस तरह ये ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई है. अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जिम्स टीम विंस देयर मैच. अच्छा, अब विनिंग की जो सूरत हाल है ना वो एक तो यहाँ पर है और दूसरा टीम विंस ये यहाँ पर है. पहली वाली सिचुएशन में ये है कि जिम प्लेज एंड टीम विंस, तो इस ब्रांच के लिए प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.8. और दूसरी ब्रांच में ये है कि जिम डज नॉट प्ले एंड हिज टीम स्टिल विंस, तो वो है 0.3 इंटू 0.6. सही है. अच्छा, अब ये जो दोनों ब्रांचेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी या ऐड होंगी? ऐड होंगी, क्योंकि जिम प्ले करेगा तो फिर दूसरी वाली ब्रांच रेलेवेंट नहीं होगी और जिम नहीं खेल रहा तो वो पहले वाली ब्रांच रेलेवेंट नहीं होगी. तो हम लिखेंगे 0.7 इंटू 0.8 और 0.3 इंटू 0.6 और इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे. तो इससे हमें ये फाइनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. क्या आंसर आ रहा है इसका? तो इसका आंसर आ रहा है 0.74. 0.74. ठीक है, 0.3 multiplied by 0.6 is 0.8, तो 0.74 आपका फाइनल आंसर हो गया. राइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. अब देखें, ये है, ये कह रहे हैं कि जी जवेरिया आप पढ़ें इसको. क्वेश्चन पूरा नहीं नजर आ रहा. देखें, अब क्लियर है? विजिबल नहीं है सही से? नहीं, लाइक वो पूरा क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा. हाँ, जो नजर आ रहा है पहले वो पढ़े ना. Naima has 3 6 cards. Each card has a shape on it. She takes 2 cards at random without replacement. ठीक है, Complete the ये tree diagram. जी, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि जब उसने एक कार्ड उससे ड्रॉ किया ना तो Sequence में लिया. She didn't हाँ. shuffle them. शफल नहीं, शी डिडंट रिप्लेस द कार्ड. यानी ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक कार्ड लिया और फिर उसे वापस रख के सेकंड कार्ड ड्रॉ किया. नहीं, जब एक कार्ड उसने निकाल लिया तो वो तो अब निकाल दिया, वो विड्रॉ हो गया
अब जो बाकी है ना वो कितने रह जाएंगे? 6 कार्ड है ना, एक 5. कार्ड उसने ड्रॉ कर लिया, हाँ 5 रह जाएंगे। तो अब जब नेक्स्ट ड्रॉ होगा तो वो 5 में से होगा। फर्स्ट ड्रॉ जब हो रहा था तो वो 6 कार्ड में से 6 हुआ, में से हो रहा था। यस, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, टोटल रिड्यूस होता जाएगा। हाँ बिल्कुल, एवरी ड्रॉ उससे जो है ना आपका टोटल भी रिड्यूस होगा। तो अब देखें 4 कार्ड्स के ऊपर सर्कल है, 2 कार्ड्स के ऊपर ट्राइंगल है। तो जी। अब हमने सबसे पहले ना ये ट्री डायग्राम कंप्लीट करनी है। तो सर्कल के लिए 4/6, तो ट्राइंगल के लिए क्या होगी? 2/6. राइट, तो 2/6 होगी, ठीक है। अब देखें इसके बाद फर्स्ट ड्रॉ के बाद सेकंड ड्रॉ पर आते हैं। फर्स्ट में सर्कल के लिए 4/6 थी और सेकंड के लिए 3/5 हो गई। ट्राइंगल के लिए कितनी होगी? 2/5. राइट, 2/5 आ गए। अच्छा, फिर इसके बाद सर्कल के लिए यहाँ कितनी होगी? टोटल कार्ड्स कितने रह जाएंगे? 5। 5. इन 5 में से 3/5. 3 क्यों? आपने सर्कल एक को कार्ड क्यों ड्रॉ हो गया रिड्यूस ना। किया? नहीं, वो तो ट्राइंगल था ना। ओह, अच्छा। तो सर्कल्स इंटैक्ट है, तो यहाँ पे 4/5 होगा। और ट्राइंगल्स के लिए क्या बनेगी? अगेन टोटल तो 5 ही होंगे। हाँ, 1/5. 1/5, 1/5. ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द शेप्स ऑन नाइमास 2 कार्ड्स आर द सेम। सेम शेप्स वाले जो है ना उसके वो होने चाहिए कार्ड्स। तो एक तो ये वाली सिचुएशन होगी जब फर्स्ट भी सर्कल सेकंड भी सर्कल, और दूसरी सिचुएशन होगी जब फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड भी ट्राइंगल हो, ठीक है। तो दोनों सर्कल्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। और दोनों ट्राइंगल्स हो 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। और फाइनल प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी? ये बनेगी इनको 4 प्लस अपॉन, कर देंगे। यस, तो इनको ऐड करें मल्टीप्लाई करके और फिर मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो 14/30 आ जाएगा और 7/15 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलें, Yes, sir. अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आ रहा है जी। ईमान, आंसर आप क्या पढ़ें है? इसको। आंसर था इस वाले का 7/4 आंसर क्या है? 7/15। जी ईमान, A ये पढ़े। machine puts beads of different colors and sizes into packets. The beads are selected at random from a large container, and the selection of each bead for a packet is independent of all others. The table shows information on the contents of 6 packets. Calculate the relative frequency of the machine selecting a blue bead. अच्छा, आपके पास पैकेट जो है ना 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और फिर टोटल नंबर ऑफ बीट्स हर एक के दिए में, और उन टोटल में से जो ब्लू बीट्स हैं वो भी आपको गिवन है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ बीट्स का सम भी आपको गिवन है कि टोटल 100 बीट्स हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, तो अब आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफ द मशीन सेलेक्टिंग अ ब्लू बीट। जी, उसके लिए हम क्या करेंगे? This relative frequency will be equal to total beats 100, वो डिनोमिनेटर में रखेंगे और ब्लू बीट्स को हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 11 19 25 एंड 15, ये हो गए 40। तो यहाँ मैं 40 प्लेस कर दूंगा। तो 40/100 ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है of selecting a blue bead amongst these 100 beads, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी में क्या करेंगे? Calculate how many blue beads you would expect in a packet of 30 beads, ठीक है। अगर आपके पास 30 beads का पैकेट है तो उनमें से ब्लू बीड्स कितने होंगे ये हमें बताना है।
और ब्लू बीट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40 upon 100. So it means कि number of blue beads will be equal to 40 multiplied by 30 divided by 100. तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं the probability that the machine selects a red bead is 0.17. Calculate the probability that the machine does not select a red bead. अच्छा, अगर रेड बीट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.17 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ रेड बीट कैसे आ सकती है? 1 minus 0.17. जी, तो 1 में से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 0.83 आंसर आ गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ रेड बीट, ठीक है? ओके, जी जवेरिया आप पढ़ें अब इसको। A 5-sided spinner is numbered 1, 2, 3, 4, and 5. Ashraf spun the spinner 200 times. The results are shown in the table. तो 130 टाइम्स आया, 225 दफा आया, और फिर इसी तरह हर एक की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। चले पार्ट ए में क्या करना है, जी पढ़े। Calculate the relative frequency that the spinner lands on 3. ठीक है, अब 3 के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 50 टोटल upon 200. गुड, 50 आ गया 3 के लिए, और 200 टोटल स्पिन्स थे ना, सो 50 अपॉन 200 इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते? और कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल नंबर्स में छोड़ दें सर तो लाइक इस तरह के सिचुएशन में रिड्यूस करना जरूरी होता है या हम ऐसे ही लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने रिड्यूस कर दिया तब भी कोई इशू नहीं। अच्छा, चलें पार्ट बी पढ़ें। Mariam spins the spinner 20 times. How many times would you expect the spinner to land on 3? जी, तो सिंपली आप ये करें कि जो 3 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो पार्ट सी पढ़ें। Ashraf claims my results show that the spinner is fair. Is his claim correct? Give a reason for your answer. जी, अब आपके ख्याल में उसका स्पिनर फेयर है या नहीं है? अगर फेयर स्पिनर होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 50-50 probability. यानी सारे नंबर्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो या तो एग्जैक्टली इक्वल होगी या फिर नियरली सेम होगी, करीब करीब होगी, ठीक है? यहाँ पर आप देखें 2 आने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 25. While getting a 4 has a frequency of 55, यानी उसके डबल से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्पिनर है ना, ये फेयर नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इतनी ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं और इतने ज्यादा गैप से हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस है उनमें कि हम यही कंक्लूड करेंगे द स्पिनर इज नॉट फेयर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 is way smaller than the frequency of 4, which is greater than even 2 times of the frequency of getting a 2. ठीक है? Okay sir. जी ईमान ये वाला पढ़े। Bag A contains 3 black and 2 white beads. Bag B contains 2 black and 4 white beads. A bead is chosen at random from bag A and placed in bag B. A bead is then chosen at random from bag B. Complete the tree diagram. जी, अब आपने करना ये है कि a bead is chosen at random from bag A and placed in bag B. ठीक है, यानी यहाँ से एक बीड जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर होगी,
ये जहन में रखें। तो जब हम बैग ए से ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 3/5 और वाइट की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ठीक है, आपको इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। आपने जो बीट सेलेक्ट की थी ब्लैक वाली फर्स्ट केस में, वो अब कहाँ प्लेस कर दी होगी आपने? बैग बी। हाँ, तो देखें ये ना यहाँ पर एक ब्लैक बीट ऐड हो गई, तो इसलिए देखें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 3/7। 4/7। ठीक है, अच्छा वाइट के साथ भी यही दो रिजल्ट्स होंगे, वाइट के बाद ब्लैक आ सकता है और वाइट के बाद दोबारा वाइट भी आ सकता है। अच्छा अब देखें इस केस में जब आपने यहाँ से वाइट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर कौन सी बीट ऐड हो जाएगी? अनदर वाइट। तो अब आपकी टोटल बीट्स उसी तरह 7 हो गई और वाइट के बाद दोबारा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/7। गुड। और ब्लैक आने की 2/7। ठीक है, ये आपकी ट्री डायग्राम फॉर द होल ड्रॉ आपने कंप्लीट कर दी। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलो राइट। अभी कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बीड इज टेकन फ्रॉम बैग बी। बैग बी से आपने ब्लैक बीड लेनी है, तो ये कितने वेज में पॉसिबल है? दो तरह से पॉसिबल है ना, एक ये कि बैग ए से हाँ ये वाले तरीके से आ जाए, या फिर ये वाला भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। अब वो जो पहली ब्रांच है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे हम? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5। जी, तो ये दोनों की हमने बना ली और फिर हम यहाँ दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 और 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो 35 का एलसीएम होगा 9 + 4, सो योर आंसर इज 13/35। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे देखते हैं जी। जवेरिया आप पढ़ें इसको। Basia records the color of 100 cars passing the school gate. Her results are recorded in the table. पार्ट ए में क्या करना है? Use Basia's results to estimate the probability that the next car seen is a blue car. अच्छा अब 9/100। राइट, तो 9/100 ब्लू की प्रोबेबिलिटी है। ओके, और चूंकि नेक्स्ट कार सिंगल कार होगी ना, तो एक कार के लिए ब्लू की प्रोबेबिलिटी इसी तरह हम रहने देंगे। अच्छा पार्ट बी पढ़ें। In the next hour, 500 cars pass the school gate. Use Basia's result to estimate the number of these cars that are red. जी आप ही बताएं अब कि इसमें हम 500 कार्स में से रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे? पहले हम 100 में रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 12/100। राइट, चलें ये उसको आगे। इक्वेट करेंगे हम x/500 से। तो हम सिंपली इसको 500 से भी मल्टीप्लाई कर दें ना, तो हमें नंबर ऑफ रेड कार्स मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब आप पार्ट सी पढ़ें इसका। Colin records the color of the next 100 cars passing the school gate. His results are shown in the table below. Use Basia's and Colin's combined results to estimate the number of red cars that would be seen when 500 cars pass the school gate. जी, तो
कॉलिंस ने भी 100 को रिकॉर्ड किया। अब आपको नंबर ऑफ रेड कार्स बतानी है। देखिए अब हम इन दोनों की जो रिजल्ट है उसको कंबाइन कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेड कार्स पे फोकस्ड हैं तो कॉलिन ने देखा कि 100 में से रेड कार्स कितनी है 18। हाँ, और उसने भी क्या देखा वहां पे भी कितनी थी वहां 12 12 upon 100 तो हम इन दोनों को ना ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे। ठीक है नहीं सॉरी इस तरह नहीं ऐड करेंगे, फ्रैक्शन बना के नहीं ऐड Sir, we करेंगे। will do 18 upon 100 multiply by 500 और फिर नहीं। दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। हम ये करेंगे कि हम टोटल कार्स को भी ऐड कर लेंगे इंडिविजुअली और उसमें से जो उन्होंने रेड देखी है ना ऑब्जर्व किए हैं उनको भी ऐड करेंगे तो हम इनके टोटल 18 को plus भी 12। जी तो ये 18 + 12 तो आपके पास अब दोनों की जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी बनेगी ना वो 30 upon 30 अपॉन 200 बनेगी। अब इसके बाद ये जो 500 कार्स पास हो रही हैं उनको हम इस लिहाज से चेक करेंगे। सो 15 5 आई थिंक 75 इसका आंसर आ जाएगा। सही है 75। ओके पार्ट डी पढ़े। Which of the estimates in part B or in part C is likely to be the best? Give a reason for your decision. जी तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 75 है तो कौन सा वाला एस्टिमेट ज्यादा अच्छा होगा पार्ट सी और पार्ट बी। देखें अच्छा एस्टिमेट जो होगा ना वो पार्ट सी का होगा बिकॉज यहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी ना वो कितनी कार्स के लिए थी पार्ट सी में 200 कार्स के लिए थी कि 200 में से 30 रेड होंगी। पार्ट बी में हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो हम 100 कार्स की बेस पे कर रहे थे कि 100 में से 12 रेड होंगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती जाती है अगर हम अपना जो सर्वे है ना वो ज्यादा से ज्यादा आइटम्स पे परफॉर्म करें। तो 100 में से जो हमारा सर्वे था उसके मुकाबले में 200 कार्स में से जो सर्वे था ना वो 200 वाला ज्यादा एक्यूरेट था और अगर कोई 200 कार से भी ज्यादा का सर्वे करे तो उसमें एक्यूरेसी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन हम सी में तो 500 कार्स की नहीं, रेड होने की पॉसिबिलिटी निकाल रहे थे ना। वो तो हम निकाल रहे हैं ना इसकी मदद से। ठीक है और 500 में से तो हम यहाँ भी निकाल रहे थे ना लेकिन वो 500 यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ आपका स्टैंडर्ड ये था कि 12% कार्स रेड है आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी और आपने इस ऑब्जर्वेशन को बेस बनाया अपनी 100 कार्स की बेस पे। यहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन ना ज्यादा नंबर ऑफ कार्स पे डिपेंडेंट थी तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कार्स को ऑब्जर्व करके हम रेड आने की प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे उतना हमारा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे फिजिक्स में आपने देखा ना कि हम ह्यूमन एरर को इसी तरह कम करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट को ना रिपीटेड टाइम्स करते हैं ताकि ह्यूमन एरर उसमें से मिनिमाइज हो जाए और बाकी जो दूसरी एरर होती है जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है उसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करने से फर्क नहीं पड़ता, वो तो जीरो एरर्स वगैरह होती है वो हमें वैसे ही देखनी होती है। ओके चले ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। जी ईमान आपकी बारी है। A dice is thrown 400 times. The results are shown in the table. A. Find the relative frequency of throwing the number 2. Sir, so 80 upon 400. जी बिल्कुल चलिए पार्ट बी। Imran throws the dice 1000 times. How many times would you expect the number 2 to be thrown? तो हम इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको Multiply by 1000.
ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 40 into 5, तो आई थिंक ये होगा कितना, 200 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस पे होमवर्क में दे दूंगा और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो एक्सरसाइज है ना वो भी होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है जी, जवेरिया आप पढ़ें इसको। 12 lettered tiles spelling the word trigonometry are placed inside a bag. A tile is taken at random from the bag. Find the probability that the tile shows a letter R. Give your answer as a fraction in its simplest form. जी, अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमसे डिमांड कर रहे हैं ना तो हमें फिर उसको सिंप्लीफाई करके ही बताना होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आर, उसके लिए हम टोटल 12 से डिवाइड करेंगे और हम काउंट करेंगे कि इसमें आर कितने हैं। सो इसमें कितने आर्स हैं? 2, so 1/6. जी, so 1/6 is the final answer. ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं कि all the tiles are placed back in the bag. A tile is then taken at random and placed on the table. A second tile is taken at random and placed to the right of the first tile. A third tile is taken at random and placed to the right of the second tile. तो 3 टाइल्स आपने एक्सट्रैक्ट की हैं। अच्छा, अब देखें जब हम फर्स्ट टाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे सामने टोटल कितनी टाइल्स होंगी? Sir, could you repeat what you said? अगर हम फर्स्ट टाइल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल कितनी टाइल्स होंगी हमारे लिए अवेलेबल? 2. नहीं, 12 टाइल्स है ना। जब हम, अच्छा अब हमने इसमें से एक टाइल एक्सट्रैक्ट कर ली, ड्रॉ कर ली, 11. सेकंड, हाँ अब सेकंड ड्रॉ में आपके पास टोटल 11 होंगी और थर्ड ड्रॉ में आपके पास टोटल 10. तो वो 1 by 1 डिक्रीज हो रही हैं। टोटल जो है ना हमारे पास, हमने ट्रिग्नोमेट्री वाली टाइल से स्टार्ट किया था, टोटल 12 थी। जब हमने फर्स्ट टाइल ड्रॉ करने जा रहे थे तो 12 में से एक ड्रॉ करेंगे, सेकंड ड्रॉ के लिए 11 में से करेंगे और थर्ड में से 10 के लिए करेंगे, क्योंकि हम जो टाइल ड्रॉ कर रहे हैं ना वो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वापस नहीं प्लेस कर रहे हैं, बल्कि अपने सामने टेबल पे रख रहे हैं। अब हमें करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और सिंस ये सारी चीजें वन आफ्टर अनदर हो रही हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगी। तो find the probability that in the order the tiles were placed on the table they spell get. Get का मतलब है कि first place पे G आना चाहिए। What is the probability of getting a G in the first place? G कितने हैं इसमें से? एक ही है ना। तो G आने की probability 1/12 हो गई। सेकंड पे आपको क्या चाहिए? E चाहिए। टोटल 11 है, अब उनमें से E हाँ E भी एक ही है, तो अगेन 1/11 और T लास्ट में चाहिए। अच्छा, अब T कितने इसमें है? हाँ 2 हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर आ रहा होगा 660 और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 1 होगा शायद। देखें यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट देखें। वोवेल्स आर द लेटर्स, all other letters are consonants. All the 12 tiles are placed back in the bag and 2 tiles are taken at random without replacement. Complete the tree diagram. अच्छा, अब देखिए इसमें से ना वोवेल है 12 में से 4, तो कॉन्सोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1 - 4/12. तो इट इज
8/12। ठीक है, अच्छा अब देखें सेकंड टाइल पे आपने देखा आपके टोटल 1 से रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि वो विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो वॉवेल आपके 3/11 थे, कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 1 minus 3/11. तो इट इज 8/11। ठीक है, अच्छा अब आपके पास कॉन्सोनेंट जो फर्स्ट रॉ में आए थे वो 8/11 थे। अच्छा अब यहाँ पर Sir, आपके denominator will be 10. 7/11। नहीं 10 क्यों होगा? Sir, because it is not being replaced by the 12 by 11 of 10. नहीं नहीं, हम 3 ड्रॉज थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 2 ही ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट ड्रॉ Oh, में okay. ठीक है ना, तो फर्स्ट ड्रॉ में 12 थे, अब 11 रह जाएंगे। पहले कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हुआ था तो अब कॉन्सोनेंट में भी एक कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल वॉवेल्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन टोटल जो हमारे पास लेटर्स हैं वो 11 हो जाएंगे। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल्स बोथ शो वॉवेल्स। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाली है, तो हम क्या करेंगे 4/12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/11 से, तो आपके पास 12 अपॉन ये आ जाएगा, तो 1/11 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन टाइल शोज अ वॉवेल एंड वन टाइल शोज अ कॉन्सोनेंट। तो ये कितने वेज में पॉसिबल है? One tile shows a what? क्या? One tile shows a vowel and one tile shows a consonant. कितने वेज में पॉसिबल है? 2 ways. जी, तो पहला ये होगा कि 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 8/11, और दूसरे में हम यहाँ पे कहें जी मल्टीप्लाई और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। Excuse me, sir. Sir, how did you get 4/11 and 7/11 ये in लिखा the हुआ first part? No, sir, I'm asking in the first part. ये वाला